नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारी देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की हालात बहुत ही दयनीय हैं। बहुत से किसान आज भी गरीब हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ अपनी आजीविका ही चला पाते हैं। और ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। गांव हो या शहर, घरों के आसपास थोड़ी जगह अगर है तो अपने उपयोग के लिए सब्जियां और फल जरूर लगाएं, क्योंकि बाजार से मिलने वाली अधिकतर सब्जियां रसायनों से उत्पादित की जाती हैं, जिसका सेवन सेहत के लिए हानिकारक भी होता है। और इसलिए आप अपनी गृह वाटिका में फल और सब्जियां उगाएं, जिसकी तकनीक के बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिजवा भदोही की डॉक्टर रेखा सिंह। पोषण वाटिका के माध्यम से हम जो मौसमी फल और सब्जियां होते हैं उनको लगा करके अपने घर में उनको उपयोग कर सकते हैं, उनका प्रसंस्करण कर सकते हैं। साथ ही अपने जो आस पड़ोस में घर होते हैं उनको भी हम ताज़ी कीटनाशक से मुक्त सब्जियों को उपलब्ध करा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि गांव के देहात में सभी के पास पर्याप्त मात्रा में खाली पड़ी ज़मीन होती है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि ज़मीन कम है या ज़्यादा। अगर थोड़ी भी ज़मीन उपलब्ध है तो उसमें आप पोषण वाटिका की स्थापना अवश्य करें। गृह वाटिका कहें या पोषण वाटिका, यह वह जगह है जहां घर का कोई भी सदस्य थोड़ा समय निकालकर अपना श्रमदान करता है और बदले में अच्छी गुणवत्ता की फल सब्जियां तो मिलती ही हैं, स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। आप भी अगर गृह वाटिका स्थापित करना चाहते हैं तो एरिया और मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां उगाएं। जैसे कि अभी ये जायद का मौसम है, तो जायद के मौसम में आप जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं वो लगा सकते हैं। उनको लगाने उसमें जो सब्जियां हैं लौकी, नेनुआ, तोरी, मिर्च, करेला, कोहड़ा, ये सारी सब्जियों को आप लगा सकते हैं और इनकी समुचित देखभाल करें जिससे कि पौधे स्वस्थ एवं कीटनाशक से मुक्त हों। अगर इस फल एवं सब्जियों के पौधों पे कुछ कीटनाशक लग भी रहे हैं तो उसमें आप नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जैविक सब्जियां तैयार होंगी और इसमें समय समय पर आप सस्य क्रियाएं करते रहिए। मोटे तौर पर ये कहते हैं कि एक परिवार के लिए 250 वर्ग मीटर की ज़मीन पर्याप्त होती है, जिसमें एक परिवार में 5 सदस्य हों तो उनके लिए 250 वर्ग मीटर ज़मीन पर्याप्त होती है। उसमें हम 5 × 2 यानी कि 10 वर्ग मीटर की क्यारियां बना लेते हैं और उन क्यारियों में सब्जी का रोपण करते हैं। आप उसमें जैसे कि सब्जियां लगाएं तो मेड़ भी बनाएंगे तो मेड़ में हम जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं उनको लगाना चाहिए, जैसे गाजर, मूली। जो गर्मी में गाजर लगाते हैं उनको लगाएंगे और जो मूली की वैरायटी होगी उनको लगाएंगे जो गर्मियों के मौसम में होती हैं। ध्यान ये देना है कि मेड़ पे जड़ वाली सब्जियां लगाएं और क्यारी में जो फैलने वाली सब्जियां होती हैं वो लगाइए। जैसे कि अब हम फलदार पौधों की बात करते हैं तो पोषण वाटिका में जो पौधे बहुत बड़े नहीं होते हैं उनको लगाना चाहिए, जैसे कि नींबू का पौधा, करौंदा। आम में आप आम्रपाली की वैरायटी लगा सकते हैं। आम्रपाली बहुत ही अच्छा आम का वैरायटी माना जाता है क्योंकि इसके पौधे बहुत बड़े नहीं होते हैं। पपीता का पौधा लगा सकते हैं और सहजन भी लगा सकते हैं। सहजन के जो पौधे होते हैं वो 1 वर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं, तो आपको कहीं भी सहजन का तना ले करके उसको आप अपने किचन गार्डन के कोने में एक जगह लगा दीजिए। जब बारिश का मौसम होता है तो वो अपने आप फिर वो अंकुरित होने लगेंगे, उसमें शाखाएं निकल आएंगी और वो पौधा लग जाएगा। और सहजन का जो फली होता है वो तो प्रयोग हम लोग करते ही हैं, लेकिन हम लोग सहजन की पत्तियों के बारे में अभी अनभिज्ञ हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो मैं ग्रामीण महिलाओं से ये अनुरोध करूँगी कि आप जैसे पालक का साग, बथुए का साग, चौराई, ये सारी चीज़ें यूज़ करती हैं, ये सारी चीज़ें प्रयोग करती हैं तो आप सहजन की पत्तियों का भी प्रयोग करें। गृह वाटिका में पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो इसके लिए जैविक खादों का ही प्रयोग करना फल सब्जियों की अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आमतौर पर जो भी सब्जियां बाजार से लेते हैं वह रसायनों के प्रयोग से ही उत्पादित की हुई रहती है,
जिसके सेवन से हम जहर ले ही रहे हैं। कम से कम अपने गृह वाटिका में तो जैविक खादों का उपयोग किया जाए। भदोही जिला के एक किसान ने अपने घर के पास गृह वाटिका में फल और सब्जियां लगा रखी हैं और अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। हम जी हैं बेचवा की, उन्होंने सुझाव दिया, हमको बताया, तो हमने यहाँ जो है एक लाठा 2 क्यारी के हिसाब से ब्रोकली गोभी लगाए, 2 क्यारी लाल वाली पत्ता गोभी है और वही 2 क्यारी कश्मीरी मेथी है, 2 क्यारी प्याज है और करीब 2 क्यारी लहसुन है और 2 क्यारी ये चुकंदर है, 2 क्यारी जो है सलजम गोभी है, 2 क्यारी जो है वो सोवा है और 2 क्यारी गांठ गोभी है। और सब्जी जो है हमको जितना भी बोए हैं सब जो है नेचुरल है, इसमें डाई यूरिया पोटास नहीं देते। हमारी कुल 16 बिस्वा का है, लेकिन इसमें हम 5 बिस्वा यही जो सब्जी काम करते हैं। नाप के 8 बाई 8 का एक क्यारी बनाते हैं, 8 फुट बाई 8 फुट एक क्यारी बनाते हैं। उसके बगल में मेड़ रहता है, नाली रहता है, नाली के बगल दोनों मेड़ रहता है, उसी मेड़ पर से हम लोग आते जाते हैं नाली में से, फसल नुकसान नहीं होता है। देसी खाद देकर के बोते हैं। फल वाले में हमारे पास अमरूद है 5 पेड़ और 5 पेड़ जो है अनार है, वो बढ़िया फलता है। 3 पेड़ नींबू है, बढ़िया क्वालिटी, देसी भी है और बड़ा वाला भी है। और वही करीब 5-6 पेड़ आम है, अभी छोटा छोटा है लेकिन बहुरा है। और वही लगभग 7-8 पेड़ केला है, केला भी बहुत बढ़िया फलता है। यही सब है। जो सब्जी बोते हैं उसमें डाई पोटास यूरिया कतई देते नहीं। उससे क्या फ़ायदा है, जब हम बर्निंग कंपोस्ट खाद देते हैं केचुआ वाली और जो है घर का बटोरा ने सब डलवा के बोते हैं, तो उसमें सब्जी जो है शुद्ध होता है। कोई बीमारी कीटनाशक ये सब नहीं होता है, ना कोई कीटनाशक दवा छिड़कनी पड़ती है। सब्जी शुद्ध होती है, खाने में बढ़िया होता है। हमारे पूरे परिवार को पौष्टिक सब्जी मिल रही है और शुद्ध सब्जी मिल रही है। और हर सीजन में जो है हमको किचन गार्डन से बढ़िया सब्जी मिलती है, पूरा परिवार खाता है, एकदम शुद्ध सब्जी है और हमको मार्केट से कोई खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये किसान अपने गृह वाटिका में जैविक खादों का ही प्रयोग करते हैं, जिसके लिए इन्होंने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाया है, जिससे इन्हें गृह वाटिका में प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट मिलता है। तो इस खेती के साथ साथ हमने पशु भी पाल रखा है, 2 भैंस है और 1 गाय है। और एक गड्ढे में हम जो है गोबर डालते हैं, उसमें 3 कुंटल खाद हमको तैयार होती है। खाद जब बर्निंग कंपोस्ट तैयार होती है, झन्ना झरवा के केचुआ अलग कर लेते हैं, खाद अलग कर लेते हैं। फिर खाद में जो है हम डाइकोडर्मा वो उसमें मिला करके हम रख देते हैं 10 दिन। वो खाद को जो हम खेत में सिंचाई करने के बाद जब खेत बोने के लिए तैयार हो जाता है, नमी रहता है, उसमें मिला देते हैं। तो खाद हमको डाई यूरिया कहीं डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो 2-4 बोरा डाई जो सब डालते हैं वो सब बेकार है। ये हमारा जो मिलाकर हम देते हैं इसमें डाइकोडर्मा वगैरह, ये बड़ा फायदेमंद हो जाता है और डाई वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता हमको। बढ़िया फसल की पैदावार होती है और शुद्ध होता है, इसमें कोई जहर फहर वाली बात नहीं रहती। अगर देसी खाद बर्निंग कंपोस्ट डाल करके वो लोग खेती करते हैं तो आधी बीमारी का, हम तो कहते हैं पूरी बीमारी से वो बच जाएंगे। किसान जो बड़े खेती करते हैं वो बिजनेस टाइप करते हैं, लेकिन उसी में थोड़ा सा किसान जो है 1 बिस्सा 2 बिस्सा किचन गार्डन के हिसाब से खेती करे, उसको शुद्ध सब्जी मिलेगी। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बकरियों के उचित विकास के लिए इनका उचित देखरेख आवश्यक है, क्योंकि देखरेख के अभाव में बकरियों में तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिससे बकरियों का विकास अवरोधित होता है और घातक बीमारियों के कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए बकरियों की देखरेख कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी के डॉक्टर AK सिंह से। पशुपालक भाइयों, जैसा कि बकरियों के आहार और प्रबंधन की बात हम करते हैं, तो हमारे छोटे और मध्यम स्तर के जो किसान हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके लिए बकरी पालन एक जो है वरदान है, क्योंकि इनसे जो है हम कम समय में और जल्दी इससे हम पूंजी प्राप्त करने लगते हैं।
और मौसम की जैसे बात करते हैं तो अभी मौसम जो है पशुपालक भाइयों दिन में जो है गर्म पड़ रहा है, तो आप जो है लापरवाह इसमें हो जाते हैं। अभी देखते होंगे आपकी जो है रात में जो है तापक्रम काफ़ी गिर जा रहा है, तो अभी भी सजग रहने की आवश्यकता है। दिन भर बकरियों को चराने के बाद, बच्चों को चराने के बाद 5 बजे के पश्चात जो है इनको जो है बकरियों को अभी बाड़े में बांध दीजिए। किसान भाइयों, बकरियों को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए आप उनके आवास की खिड़कियों पर टाट के बोरे लगा दें और बोरों पर पानी का छिड़काव करें, जिससे उनका आवास ठंडा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप आवास के अंदर कूलर या पंखा लगाएं, या आपके पास व्यवस्था है तो आवास के ऊपर पुआल या फोगर लगा दें, जिससे बकरियां गर्मी से होने वाले कुप्रभाव से बच सकेंगी और उनका वृद्धि और विकास सुचारू रूप से होगा। और बकरियों में आहार और प्रबंधन की जैसे हम लोग बात करते हैं तो पशुपालक भाइयों, जैसा कि अगर आप बकरियों को अगर चराते हैं तो चराने के उपरांत जैसे कि 8 घंटा अगर ये चरती हैं, 6 से 8 घंटे तक आप इनको चराते हैं तो इनका जो है ये दिन भर में अपना पेट भर लेती हैं। उसके बाद इनकी जो है निर्वाह राशन तो पूरा हो जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि इनसे अच्छा वजन प्राप्त करें या मतलब कि हमारे जो है इनमें अच्छा विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आवश्यकता अनुसार, जैसे कि हम बच्चों से ही बात करते हैं कि बकरी जैसे कि अगर गर्भ धारण किए हुए है तो बकरी गर्भ धारण किए हुए तो उसके ब्याने से, जैसे आपको मालूम है कि 5 महीने में ब्याती हैं, तो 4 महीने की जब गर्भ धारण कर लेती है उसके बाद जो है इसको बकरी को अतिरिक्त पोषक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके भ्रूण के विकास के लिए, उसके पेट में पल रहे बच्चों के लिए पोषण जो है बहुत ज़रूरी है और पोषक तत्वों से भरपूर जो है इसको चारा दाना देना चाहिए। तो बकरी जब 4 महीने की गर्भ धारण कर ले तो उसके बाद जो है हरा चारा या तो खूब चराते हैं तो 6-7 घंटा चराने के बाद आप कम से कम बकरी को जो है 250 से 300 ग्राम दाना आपको देना चाहिए। दाने में जैसे कि आपके पास जो भी हो, चोकर हो, गेहूँ जौ का दर्रा हो या थोड़ा सा खली मिला लें इसमें, और आपको दलहन की चुन्नी उन्नी है या मटर की जैसे कि छिलके हो, जो भी उत्पाद हो आप इनको जो है दाने के रूप में जो है बायो उत्पाद को खिला सकते हैं। तो 250 से 300 ग्राम दाना अगर देते हैं तो ये अपना पूरा कर लेती है। दूसरी चीज़ है, आजकल के मौसम में बरसीम है तो इनको भी जो है चराने के उपरांत जो है आप इनको खिला सकते हैं, तो और उसके साथ 250 से 300 ग्राम दाना देते हैं तो बकरी जो है अगले ब्यात में जो है अच्छे बच्चों को जन्म देगी, उनका वजन अच्छा होगा। तो बच्चे जब जन्म ले लेते हैं तो उनके जो है माँ का दूध जो है अति आवश्यक होता है। तो जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको जो है दिन भर में 300 से 400 ml जो है 500 ml तक दूध जो है ज़रूरी है, 250-300 ml सुबह और 300 से 400 ml शाम को। तो बच्चों को जो है माँ का जो जैसे 2 बच्चे हो गए हैं तो माँ का जो है दूध इनको जो है सुबह शाम पिलाना चाहिए। किसी कारणों से अगर माँ का जो है दूध कम अगर हो रहा हो या बच्चे जैसे 3 या 4 बच्चों को जन्म दे दी हो, उतना दूध नहीं हो रहा है, तो इसमें जो है बकरियों के आहार पर विशेष प्रबंधन करना चाहिए। जैसे कि आप थोड़ा सा इसमें दाने की मात्रा 300 से 400 ग्राम ज़्यादा देंगे तो बच्चों के लिए दूध होगा। और दूध की कमी पड़ती है तो इनके लिए जो है गाय का दूध जो है सुपाच्य रहेगा, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर गुनगुना कर बच्चों को जो है दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को बचाया जा सके। और इस प्रकार जो है 15-20 दिन के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको जो है मतलब कि धीरे धीरे हरा चारा खिलाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जिससे कि उनके पेट का विकास हो सके। और 1 महीने जब 1.5 महीने के हो जाते हैं तो इनको जो है पूर्ण रूप से जो है माँ के दूध के साथ चारा और दाना दिया जा सकता है। और दाने में जैसे कि 50 ग्राम से शुरू करें, जैसे 1 महीने का बच्चा है तो 50 ग्राम 75 ग्राम दें, फिर 2 महीने का हो जाता है तो 100 ग्राम दें, 3 महीने का हो जाता है तो 150 से 200 ग्राम दें। तो ऐसे जो है आपके ऊपर है। दाने देने का तात्पर्य यही है कि बच्चे उससे जो है अच्छा वजन प्राप्त करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। प्रबंधन में ये होता है कि बकरियों को जो है मौसम जैसे हो रहा है तो आगामी मौसम में जैसे कि कीड़े मारने की दवा जो है अवश्य पिलावें। और जो बच्चे हैं उनको जो है 15 दिन के हो जाते हैं तो पहला खुराक, और 1 महीने पर दूसरा खुराक, दूसरे महीने को हो जाते हैं तीसरा खुराक, और चौथे महीने को हो जाते हैं तो तीसरा खुराक देना चाहिए। इस प्रकार जो है कीड़े से अगर हम बच्चों को बचा लेते हैं, इससे डायरिया हो सकता है और बच्चे जो है कीड़े होने से पेट में इनकी मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तो कीड़े मारने का प्रबंधन जो है ज़रूर करना चाहिए। और जो हमारी बकरे जो है, बकरियां जो है प्रौढ़ है, इनको भी साल भर में कम से कम एक बार बरसात से पहले और बरसात के बाद जो है कीड़े मारने की दवा जो है पिलाना चाहिए। और समय समय पर उनको जो है वैक्सीनेशन, खासकर जो 2 बीमारियां से हमारी बकरियों को काफ़ी नुकसान होता है, इंटेरोटॉक्सीमिया और PPR, इन दोनों बीमारियों के संक्रमण से बकरियों में ज़्यादा मृत्यु दर पाई गई है। तो इनका जो है टीका मिलता है और आप कहीं से भी इसका जो है बकरियों को जो है टीकाकरण अवश्य करा लें। इस प्रकार आहार और प्रबंधन अगर बकरियों का ठीक से आप करते हैं तो आपको कम पैसे में, कम लागत में अधिक से अधिक जो है आपको मुनाफा ये बकरियां दे सकती हैं।
बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम ऐदलपुर जिला फैजाबाद के कृषक मुरारी लाल ने। यह सौंफ की कटाई एवं उसके बाद किए जाने वाले प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुरारी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय सौंफ में तुड़ाई का कार्य हो रहा है, किसान भाई तुड़ाई कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुड़ाई सही समय पे हो। सौंफ की तुड़ाई का समय जो है 10 से 11 बजे शुरू होता है और 4 बजे तक इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि तुड़ाई के समय वातावरण में नमी नहीं होनी और सौंफ में तुड़ाई का जो सही समय है वो यह है कि सौंफ के दाने को आप अपने अंगुली, 2 अंगूठे और अंगुली के बीच में रगड़ें और वो बराबर 2 भागों में दबाव के साथ में टूट जाता है। इसका मतलब सौंफ की तुड़ाई का समय आ गया है और ये लगभग फूल आने के 135 से 140 दिन बाद होता है। किसान भाइयों, अभी आपने सौंफ की तुड़ाई के समय और विधि के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं सौंफ की अम्बेल को सुखाने एवं श्रेणीकरण के बारे में, जो इस प्रकार से है। और तुड़ाई करने के बाद में इसको सुखाने से पहले अम्बेल की ग्रेडिंग जरूर करें और 3 ग्रेड के अंदर उसको डिवाइड करें। एक ग्रेड में बहुत अच्छे हरे रंग के, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेस्टेशन नहीं है, किसी भी प्रकार के काले और भूरे बीज नहीं है, पीले बीज नहीं है और बिल्कुल गहरा हरा रंग जिनमें है और परिपक्व हैं, उनको ए ग्रेड में डाल दें। दूसरा, जिनमें थोड़ी बहुत मात्रा में पीले बीज भी हैं, कुछ बीज जो हैं अच्छे से पके नहीं हैं, उनको हम बी ग्रेड में डालें। और उसके बाद में जो इन्फेस्टेशन हो रखा है या ठीक ढंग से उनका रंग नहीं आया है, इस प्रकार को सी ग्रेड में। ये प्रारंभिक अवस्था में जैसे आप सुखाने लगो उससे पहले इनको ग्रेड करके एक छप्पर और उसके ऊपर एक पॉलीथीन शीट डालें, उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट रखें और उसमें पोल लगा करके तार बांध लें और तारों के बीच की दूरी जो है 1-1 फीट रखें और उसके ऊपर अम्बेल्स को सुखाएं। तार के ऊपर है 1-1 अम्बेल को आप सुखाएं और हमेशा छाया बनाए रखें, पर इस बात का ध्यान रखें कि उसमें हवा का आवागमन बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से हम सौंफ को जो है सुखाएंगे। ये 7 से 8 दिन का समय लगता है सूखने में। आज के समय में कई तरह के यंत्र बाजार में उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा किसान अधिक सौंफ की गहाई एवं श्रेणीकरण आसानी से कम श्रम और समय में करके अधिक आमदनी कमा सकते हैं। इसके बाद में थ्रेसिंग करने की जब बात आती है तो हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि थ्रेसिंग करने जमीन पे ऊपर थ्रेसिंग की जाती है। किसान भाइयों, सौंफ को जब हम विदेश के बाजारों में भेजते हैं तो वहां पे एक टेस्ट किया जाता है कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन तो नहीं है। एफ्लाटॉक्सिन एक फफूंद की क्रिया के कारण से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का जहर है और जब उसका डिटेक्शन हो जाता है, उसका पता लग जाता है, तो हमारे कंसाइंट जो हैं विदेश के लिए वो फेल हो जाते हैं। और उसका मुख्य कारण यह है कि हम सौंफ के दानों को मिट्टी पे डाल करके गहाई करते हैं, मिट्टी पे डाल करके थ्रेसिंग करते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए और उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है, या तो हम आरसीसी का फ्लोर यूज करें और यूज करने से पहले उसको क्लोरीन जल से या लाल दवा से अच्छे से धोएं, या फिर जो आजकल रेडीमेड थ्रेसिंग सीट आती है और वो थ्रेसिंग सीट आप यूज करें और उसके ऊपर आप उसको ग्रेड वाइज थ्रेस करें। किसान सौंफ की गहाई किस तरह से करें कि सौंफ टूटे या क्षति ना हो, और गहाई के बाद सौंफ की ग्रेडिंग और पैकिंग कैसे करें कि सौंफ की गुणवत्ता बनी रहे और उसका बाजार में अच्छा मूल्य मिले, वो इस प्रकार से है। थ्रेस करने के लिए भी अगर आप ट्रैक्टर का यूज करते हैं, ट्रैक्टर से उसकी गहाई करते हैं, तो उससे पहले उसके टायर को अच्छी तरह से धोएं। सुखाने के बाद में आप उसकी गहाई में काम लें और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसकी डायरेक्ट थ्रेसिंग करवाएं। और किसी भी हाल में तुड़ाई करने के बाद में सौंफ के दानों को मिट्टी और गोबर के संपर्क में नहीं आने दें और उसके रंग को बनाए रखें। गहाई करने के बाद में फिर उसको थ्रेश करना होता है, साफ करना होता है।
इसके लिए छोटी थ्रेसिंग मशीन आती है, ग्रेडिंग मशीन आती है, उससे जो है उसके अंदर पाए जाने वाला जो कचरा है वो अलग हो जाएगा और जो अच्छी सौंफ है वो अलग हो जाएगी, और ये लोकल लेवल पे उपलब्ध है। इसके बाद में बात आती है पैकिंग करने की। अगर हम सौंफ को खुला छोड़ देते हैं या हम बोरे में पैकिंग करते हैं तो सौंफ की बाहर की स्किन में अधिक मात्रा में सेलुलोज और रेशा पाए जाने के कारण से वो नमी को ग्रहण कर लेती है, और नमी ग्रहण करने के कारण से उसमें गर्मी पैदा होती है, और गर्मी पैदा होकर के अल्टीमेट ये होता है कि उसमें पीलापन आ जाता है, और जो सौंफ का जो भाव मिलना चाहिए था वो भाव में नहीं मिल पाता है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि सौंफ को अच्छी तरह से सुखाएं, सुखाने के बाद उसको अच्छे से छान लें, और पैकिंग करने के लिए पॉली बैग और जूट दोनों का मिक्स बैग आता है, उसका इस्तेमाल करें, और छोटी पैकिंग करें, उसको 20 किलो या 25 किलो की पैकिंग में इसको रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं उनके सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaataup@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मूंग की उन्नतशील किस्में और बुआई पर तकनीकी सलाह। कैसे करें पशुओं में सींग रोधन। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।